नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसके इतिहास और इसके महत्वपूर्ण पड़ावों पर गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री एंड माइलस्टोन्स। तो हमारा मकसद ये समझना है कि इस विश्वविद्यालय को क्यों और कैसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा गया। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। और इसकी पूरी यात्रा कैसी रही है। ये भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना। 30 सितंबर 1887 को स्थापित हुआ। बिल्कुल। और शुरू में तो ये बस एक परीक्षा लेने और कॉलेजों को मान्यता देने वाली संस्था थी। तो आइए इस सफर को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो इसकी शुरुआत 1887 में हुई, लेकिन इसका ताल्लुक 1873 में बने म्योर सेंट्रल कॉलेज से भी बताया जाता है। हाँ, वो जुड़ाव काफी अहम है। ये सिर्फ परीक्षा लेने वाली संस्था से एक पूर्ण विश्वविद्यालय कैसे बन गया। देखिए, शुरुआती दौर में इसका मुख्य काम था उत्तर भारत के कई संस्थानों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना। हाँ। और उन्हें अपनी संबद्धता देना। अच्छा। एक तरह से उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करना। और वो जो म्योर सेंट्रल कॉलेज था, जो पहले से ही एक स्थापित नाम था, वो आगे चलकर इसी विश्वविद्यालय का कह सकते हैं एक अहम हिस्सा बन गया। हाँ। दिलचस्प ये है कि इसने उस जमाने में बिखरी हुई उच्च शिक्षा व्यवस्था को एक संगठित रूप देने में बुनियादी भूमिका निभाई। तो सिर्फ परीक्षा लेना नहीं था। नहीं, सिर्फ परीक्षा लेना नहीं, बल्कि एक पूरा अकादमिक ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य था। और इसी दौर में इसे ये नाम मिला पूर्व का ऑक्सफोर्ड। हाँ, वो टाइटल काफी मशहूर हुआ। ये सिर्फ अकादमिक उत्कृष्टता की बात थी या कुछ और भी था? यहाँ सोचना दिलचस्प हो जाता है। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, कितने ही बड़े नाम इससे जुड़े। सही कहा आपने। और हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में भी इसकी भूमिका वो भी काफी अहम रही। से मिलते जुलते थे ऐसा कहा जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर मुझे लगता है ये बौद्धिक बहस और विचारों के आदान प्रदान का एक बड़ा केंद्र बन गया था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और इसी माहौल ने फिर राजनीतिक चेतना को भी बढ़ावा दिया। यहाँ के छात्र और शिक्षक वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। अच्छा, तो विश्वविद्यालय का जो वातावरण था, जिसमें विभिन्न विचारों पर खुली बहस होती थी, उसने राष्ट्रीय मुद्दों पर सोच और सक्रियता को पनपने में मदद की, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो ये अकादमिक माहौल और राजनीतिक सक्रियता ये साथ साथ चल रहे थे। बिल्कुल। फिर आजादी के बाद भी इसकी पहचान बनी रही। जैसा हमने नाम लिए, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, फिराक गोरखपुरी जैसे नाम इसकी मिसाल हैं। जी बिल्कुल, विरासत तो शानदार रही है। लेकिन फिर 1980 के दशक के आसपास से कुछ गिरावट की बातें भी सुनाई देती हैं। तो क्या ये एक सुनहरे दौर के बाद आने वाली स्वाभाविक चुनौतियां थीं? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। पूर्व छात्रों की सूची तो इसकी शानदार विरासत दिखाती ही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन कई पुराने और बड़े संस्थानों की तरह इसे भी समय के साथ बदलते दौर की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे? चाहे वो पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाना हो, या फिर बुनियादी ढांचे का रखरखाव हो, या कुछ प्रशासनिक मुद्दे हों। ये एक तरह से दिखाता है कि किसी भी संस्थान के लिए लगातार नवीनीकरण और अनुकूलन कितना जरूरी है, चाहे उसकी विरासत कितनी भी गौरवशाली क्यों न रही हो। सही कहा। और इसी नवीनीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसका आदर्श वाक्य भी बहुत कुछ कहता है। कोट रेमी तोट आर्बोरेस, यानी जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना वाकई एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इससे न सिर्फ ज्यादा संसाधन और स्वायत्ता मिली, हाँ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को एक नई पहचान मिली। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय को उसके पुराने गौरव की ओर वापस ले जाने में मदद करना। अच्छा। इसे आप इसकी ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक तरह की राष्ट्रीय पुनर्प्रतिबद्धता भी समझ सकती हैं। बिल्कुल। और ये आदर्श वाक्य, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, ये इसी विचार को दर्शाता है कि विश्वविद्यालय ज्ञान की विविध शाखाओं को पोषित करे और हर दिशा में फले फूले, जैसा कि इसके पुनरुद्धार का लक्ष्य है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, एक संबद्धता निकाय के रूप में शुरुआत हुई, फिर पूर्व का ऑक्सफोर्ड बनने का गौरव मिला, राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा, उसके बाद चुनौतियों का सामना किया, और अब केंद्रीय दर्जे के साथ नवीनीकरण की कोशिशें चल रही हैं। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अब तक की कहानी, है ना? बिल्कुल सही। बहुत अच्छी तरह से आपने संक्षेप में बताया। शुक्रिया। और अंत में मुझे लगता है सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे और प्रभावशाली इतिहास
और विभिन्न क्षेत्रों में इतनी दिग्गज पूर्व छात्रों की विरासत के साथ ये विश्वविद्यालय 21वीं सदी में अपनी इस जटिल विरासत का इस्तेमाल करते हुए किस तरह का प्रभाव डालने का लक्ष्य रख सकता है? ये एक सवाल है जो भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।